हेलो गाइस। तो जैसा कि आपका स्वागत है आपका चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 5 का सीरीज चल रहा था, तो बिना समय गवाते हम आप आते हैं आपका टॉपिक पर। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जीवन के बारे में आपको निबंध लिखने पूछ सकता है। जैसे कि DSC 1 का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑनर्स, DSC 1 सेमेस्टर 5, ठीक है, SKMU। तो टीपू सुल्तान का जीवनी पूछ सकता है, उसका उपलब्धियाँ पूछ सकता है, उन पर निबंध लिखने पूछ सकता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन कुछ भी पूछे टीपू सुल्तान ने तो उसका बारे में कुछ तो लिखना होगा आपको। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि टीपू सुल्तान का जीवनी पर निबंध लिखें, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, पूरा डिटेल्स में बताएंगे ये कौन था। देखिए, टीपू सुल्तान का जन्म देखिए नवंबर को हुआ था, 1750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हैदर अली और फतीमा का घर हुआ था। ठीक है, हैदर अली उसके पापा का नाम और उसकी माता का नाम फतीमा का घर हुआ था। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान के पापा का नाम क्या था, उसका माँ का नाम क्या था, फतीमा और हैदर अली। ठीक है, वो एक सुशिक्षित व्यक्ति था। ठीक है, अरबी, फारसी और कनाडी से और उर्दू में धारा प्रभाव बोल सकता था। देखिए, वो एक भाषा नहीं जानता था टीपू सुल्तान, अरबी, फारसी, कनारीस, उर्दू सब भाषा बोल सकता था। सोच लीजिए कितना खतरनाक व्यक्ति था ये। आगे देखिए, टीपू सुल्तान एक महान योद्धा था, उसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता। बाप रे बाप। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को। उसने एक 10 सेना बल तैयार करने और उसके प्रबंधन पर अत्यधिक पर ध्यान दिया। उसने एक 10 सेना तैयार किया, ठीक है, और उसके प्रबंधन भी किया। देखिए नेक्स्ट, देखिए, उसने अपनी सेना को यूरोप के तर्ज पर संगठित किया। देखिए, अपना सेना यूरोप के तर्ज पर, छोटा मोटा नहीं, यूरोप तर्ज पर संगठित किया। यद्यपि उसने अपने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने में फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली। जो उसके जो सिपाही थे, वो उस सिपाही को कौन सिखाएगा, कोई तो सिखाएगा। उस सिपाहियों को, अपने सिपाहियों को फ्रांसीसी अधिकारियों को मदद लिया, तथापि उसने कभी भी उन्हें फ्रांसीसी अधिकारी यानी सेना में दबाव समूह बनाने की अनुमति नहीं दी। अपने माता पिता भांति टीपू ने नौसेना का महत्व समझा। देखिए, नौसेना को भी महत्व समझा ये टीपू सुल्तान, कितना खतरनाक आदमी था। 1796 ईस्वी में उसने नौकाधिकारण नौसेना बोर्ड गठित किया और 22 जंगी जहाज़ों और 20 बड़े पोतों को बड़े योजना बनाई। जितने भी पोते 20 बड़े पोतों हुआ, जंगी जहाज़ 22 जंगी जहाज़ बनाया गया। उसने जैसे कि मंगलोर हुआ, वजीदाबाद, ठीक है, मौलिदाबाद में 3 गोदियों की स्थापना की है। हालांकि उसकी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। सोच लीजिए, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। नौसेना बोर्ड, सोच लीजिए, 22 जंगी जहाज, 20 बड़े पोतों। फिर उसने क्या किया, मंगलोर व वजीदाबाद, मौलिदाबाद में 3 गोदियों की स्थापना किया गया। लेकिन ये योजना उसको असफल रहा, क्रियान्वित नहीं रहा। ठीक है, ये हम क्या बता रहे हैं, टीपू सुल्तान के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या किया, उनका क्या क्या उपलब्धियाँ था, उनका जीवन। ठीक है, आगे देखिए, टीपू सुल्तान विज्ञान प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। उसने भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता का माना जाता है। देखिए, रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता, विज्ञान प्रौद्योगिकी का संरक्षण देता था बेटा, समझ लीजिए। उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट का संचालन की व्याख्या किया गया। सोच लीजिए, मिलिट्री मैनुअल में उसका द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है मिलिट्री मैनुअल, उसमें रॉकेट का संचालन का व्याख्या किया गया। देख लीजिए, तभी रॉकेट का संचालन का तकनीक बता रहा है। उसने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन भी शुरू किया गया। देख लीजिए, रेशम उत्पादन शुरू किया गया। टीपू सुल्तान लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी। वो एक महान राजनीतिक भी था। उसने 1797 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद किया था। देख लीजिए, जैकोबिन क्लब जो था, फ्रांसीसी सैनिकों की मदद किया था श्रीरंगपट्टनम में स्थापना करने में। सोच लीजिए, दूसरा की भी सहायता कर रहा है। उसने इस अवसर पे उत्सव के लिए सलामी हेतु 2300 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया। बाप रे बाप। टीपू स्वयं इस क्लब का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने की अनुमति दी।
उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के ब्रिज का रोपण किया गया। इतिहासकार ने टीपू को एक कट्टर राजा के रूप में दर्शाया है। ये औपनिवेशिक इतिहासकारों का मुख्य विचार है। जो औपनिवेशिक इतिहासकारों का कहना है टीपू एक कट्टर राजा था। सुल्तान का एक यह सुल्तान का ये आकलन पूरी तरह से सही नहीं है। सही बात है, सही नहीं है। ये सत्य है कि उसने हिंदू कुर्ग और नायरों का दमन किया गया। तो आपने हिंदू कुर्ग और नायरों का दमन किया, लेकिन उसने मुस्लिम मोपलाओं द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए उन्हें भी दंडित किया गया। ये नहीं कि खाली हिंदुओं को दंडित किया गया, जो मुस्लिम मोपलाओं था उसका शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उन्हें भी दंडित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा विशेषता था इसका। यद्यपि केरल में महलों को विजिट करने के लिए उसने मंदिरों को नष्ट किया। देखिए, कई मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन टीपू अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों को संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। वो कहीं ना कहीं देखिए अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों को संरक्षण भी दिया है, लेकिन केरल में जो महल था उनको जीतने के लिए उसने मंदिरों को नष्ट किया, जीतने के लिए, महल को जीतने के लिए, लेकिन अपने क्षेत्र में वो हिंदू मंदिर को संरक्षण दिया। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति, इस मूर्ति को देखिए मराठा आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। कौन मूर्ति को? जो शारदा, देवी शारदा की मूर्ति को, लेकिन इसको स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया गया। ये आवश्यक नहीं है कि अतीत की व्यक्तियों को आकलन, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र को आधुनिक पैमाने के साथ किया जा सकता है। सही बात है। आगे देखिए क्या है। टीपू की इस पालकी के इस्तेमाल को बंद किया गया और उसके केवल महिलाओं को, विकलांग के लोगों के लिए सही समझा। देखिए, टीपू ने पालकी का इस्तेमाल, जो पालकी जो शादी ब्याह में करता था, उनका इस्तेमाल बंद किया गया। केवल महिलाओं और विकलांगों के लोगों को सही समझा। केवल महिलाओं और विकलांग ही लोग पालकी का यूज कर सकता है। ठीक है, उसको साम्यवाद के समय पूंजीवाद का विकास का प्रारंभ का श्रेय दिया जाता है। देख लीजिए, साम्यवाद के समय पूंजीवाद का विकास का प्रारंभ दिया जाता है। टीपू बहुविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था। लीजिए, तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो में टीपू सुल्तान का जीवनी, टीपू सुल्तान का उपलब्धियाँ सारा जाने, टीपू सुल्तान क्या था, सारा इस वीडियो में खत्म हुआ। ठीक है।